हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे आज हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ऊपर। ऑलरेडी हम अपने 4 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अपने केमिस्ट्री के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। तो आज ये हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होगा और ओवरऑल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये उसका हमारा फिफ्थ चैप्टर होगा, लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम लाइफ प्रोसेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। तो ये एक हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि हमें बताना है इन गिवन स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी इनकरेक्ट है ऑटोट्रॉप्स को लेकर की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है? ए ऑप्शन में, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बोला गया है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सेकंड है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो है ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। सी ऑप्शन में बोला गया है कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी एब्सेंस में? सनलाइट के एब्सेंस में। और लास्ट बोला गया है डी ऑप्शन में कि दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। ये फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा ए वाला स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और किसके साथ साथ? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हुई। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में तो स्टोर करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली या फिर इमीडिएटली नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट से पहले ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, या फिर ये बोला जाए कि काफी लंबा प्रोसेस होता है, जिसके बाद वो एक स्टार्च की फॉर्मेशन या स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। लेकिन जो हमारा इसमें सी ऑप्शन है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो कार्बोहाइड्रेट में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं। किसमें? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही बताना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है किसका? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से हमारा जो फूड है वो पास आउट होता है बॉडी के अंदर, उसकी प्रॉपर सीक्वेंस को यहाँ हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखो, इसमें फर्स्ट है माउथ, माउथ के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इसोफेगस। नहीं, ईसोफेगस कहाँ आता है? ईसोफेगस हमारे स्टमक से पहले आता है, यानी खाना जो है वो माउथ से पहले ईसोफेगस में जाएगा, मींस फूड पाइप में, देन स्टमक में जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट। सेकंड पे आते हैं माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस, यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट सही है, सीक्वेंस सही चल रहा है अभी। देन स्टमक, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, स्टमक के बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सी ऑप्शन, जिसमें बोला गया है माउथ, माउथ के बाद स्टमक, देन इसोफेगस। सेम सीक्वेंस गलत, क्योंकि माउथ के बाद क्या आना था? इसोफेगस, यानी ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट। डी पर आते हैं, डी में बोला गया है माउथ, माउथ के बाद इसोफेगस में फूड जाएगा, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो एक करेक्ट सीक्वेंस है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। Question number third, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected?
क्या बोला गया है कि अगर हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज है, सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज क्या है? ये जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है, ये हमारा एंजाइम है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सलाइवा के अंदर। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज ना हो या फिर कम हो, लैकिंग हो उसकी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड? माउथ कैविटी के अंदर ऐसा कौन सा इवेंट है जिसपे फर्क पड़ेगा अगर हमारे सलाइवा के अंदर ये एंजाइम की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है, अगर हम उसके फंक्शन की बात करें तो उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। अब अगर हमारे सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज ही कम होगा, एंजाइम कम होंगे, तो सीधी सी बात है कि जो हमारा स्टार्च का ब्रेकडाउन है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें ए बी सी और डी ऑप्शन में, तो ए में बोला गया है प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन माउथ में नहीं होता। बी है हमारे पास स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर्स, तो जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि अगर सलाइवा के अंदर हम सलाइवरी अमाइलेज की कमी देखते हैं तो उससे जो हमारा स्टार्च है वो शुगर के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो देखो क्या बोला गया है, जो हमारी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, यानी जो स्टमक की अंदर की लेयर होती है, वो प्रोटेक्ट होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, अब हमें बताना है कि वो लेयर कौन सी, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास पेप्सिन, बी है म्यूकस, सी है सलाइवरी अमाइलेज और डी है हमारा बाइल। तो जो हमारी म्यूकस की लेयर होती है वो स्टमक की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, ताकि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, एसिडिक मीडियम है, तो उससे क्या हो सकता है? हमारे स्टमक को हार्म हो सकता है। इसलिए जो हमारा स्टमक है उसके अंदर की पूरी लाइनिंग किससे मिलके बनी होती है? म्यूकस से मिलके बनी होती है। ये म्यूकस क्या करता है? ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह उस स्टमक में हेल्प करता है, यानी ये क्या है? एक प्रोटेक्टिव बैरियर। ये जो हमारी म्यूकस है वो क्या है? प्रोटेक्टिव बैरियर है, किसके अंदर? स्टमक के अंदर, यानी ये स्टमक की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होगी। साथ ही साथ ये जो हमारी लेयर होती है, ये हमारे HCl के जो हाईली एसिडिक मीडियम है उससे बचाती है। और साथ ही साथ ये हमारी जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी जिसमें ऑप्शन नंबर ए में पेप्सिन लिखा गया है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। इसको क्या करती है? एक्शन करने के लिए क्या करता है? जो हमारा म्यूकस है वो, जैसे मानो जो हमारा HCl एसिड है वो क्या करेगा? इनर लाइनिंग को, ये जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसको हार्म पहुंचाएगा। तो इससे जो हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जैसे पेप्सिन, वो क्या करता है? वो स्टमक की वॉल को भी डैमेज करता है, तो ये उससे भी सेल्फ डाइजेशन के प्रोसेस से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो देखो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें इस वर्ड को, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फूड की फॉर्मेशन करेंगे, यानी यहाँ पे होगा हमारा ऑटोट्रॉप्स के अंदर फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन को करेंगी। अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो क्या हुआ? एक प्रोसेस है, किसके अंदर होगा? ग्रीन प्लांट्स के अंदर, एल्गी के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम bacteria convert light energy
into chemical energy in the form of ग्लूकोज। किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या इसमें, जो हमारा सनलाइट है उससे सनलाइट मिलेगी, साथ ही साथ जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन की बात करें तो हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 और साथ में क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ये C6H12O6 है क्या? ये है हमारा इसमें ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पे हमारे स्टेप्स क्या होंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। वहां पे हमने समराइज कर लिया है उस पूरे पॉइंट को। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स को लिखेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, देन फोटोलाइसिस होगा वाटर का, यानी वाटर जो है वो स्प्लिट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। देन फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब इसमें होगा क्या? लाइट एनर्जी में जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, देन हमारा ये जो प्रोसेस है वो क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट absorb sunlight getting activated। ओके, देन सेकेंड सेकेंड स्टेप क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब स्प्लिट होना, वाटर मतलब H2O के मॉलिक्यूल का। तो जो हमारा इस प्रोसेस के अंदर ध्यान से देखो, ये जो है हमारा 6H2O, इस वाटर की क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी लाइट के प्रेजेंस में, यानी जो लाइट एनर्जी है वो H2O के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है, यानी तोड़ देता है किसमें? H+ इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ O2 गैस के अंदर। ये जो हमारा O2 गैस है वो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? इसमें रिलीज हो जाती है। अब दो स्टेप हो गए, देन थर्ड हमारा इसमें एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन यानी यहाँ पे अब क्या होगी? हमारी लाइट रिएक्शन होगी। अब इस लाइट रिएक्शन के अंदर होगा क्या? देखो, जो हमारी एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? केमिकल एनर्जी में। यानी अगर हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो जो हमारी लाइट एनर्जी है कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, वो हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और स्टोर्ड हो जाएगी टेम्पररी। अब जो हमारा इसमें एटीपी है और NADPH है उसकी फॉर्मेशन भी होती है। एटीपी हो गया हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH हो गया हमारा निकोटानामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो देखो हमें ये NADPH तक नहीं जाना, क्लास 10th में सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन ही है। क्योंकि देखो अब फूड बन रहा है, फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में तो मिलेगी। तो वो कौन सी फॉर्म है? वो है हमारी एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट होगा हमारा इसमें कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, अब जो हमारा एटीपी और NADPH है वो क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा CO2 के साथ कंबाइन होके, और साथ ही साथ हाइड्रोजन के आयंस के साथ, और क्या बना देगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। यानी फोर्थ स्टेप में क्या हुआ हमारा? इसमें कार्बन फिक्सेशन, जिसमें हमारा ग्लूकोज की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड
और साथ में हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारी अगर स्टोरेज की बात की जाए तो सबसे पहले देखो स्टोरेज हमें पता होनी चाहिए कि प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जो हमारी ग्लूकोज है उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज करते हैं और उसे स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो ये हमारा पूरा एक समराइज पाथवे हो गया कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स गेट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बींग्स। किस तरीके से जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और जो फैट्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं ह्यूमन बींग के अंदर। तो देखो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, माउथ में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर और जो हमारा फैट है उसकी डाइजेशन होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब होगा क्या, और ये जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनका ओवरऑल यानी फुली कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्योंकि देखो जब हम एलिमेंट्री कैनाल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने क्लियर की थी कि जितना भी हमारा डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे आके फुली कंप्लीट होता है, लेकिन जो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन का मटेरियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या केस है, देखो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है किस एंजाइम की वजह से, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। तो यहाँ पे हम एंजाइम लिखेंगे सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करता है, यानी जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करेगा सिंपल शुगर में। अब ये जो प्रोसेस है ये अब आगे माउथ से किस में जाएगा, हमारा स्टमक में। स्टमक में जो हमारा मीडियम है वो कैसा है, एसिडिक। और फिर देन हमारा जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जिसमें जो हमारा मीडियम है वो रहता है बेसिक। स्टमक में हो गया एसिडिक मीडियम और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया हमारा बेसिक मीडियम, ठीक है। अब जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ होगी, स्टमक में होगी। देन हमारा जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक्टिवेट करेगा किस एंजाइम को, पेप्सिन एंजाइम को। ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो हमारा क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा प्रोटीन है वो टूट के क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड्स को बनाता है। फिर ये दोबारा हमारा फर्दर ब्रेक डाउन होगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये किस में जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन अपने एंजाइम को रिलीज करेगा जो पेनक्रियास से भी आएगा, लीवर से भी आएगा। तो उसके बाद हमारा फैट का डाइजेशन होगा। अब बात आती है फैट की। लास्ट हमारे पास क्या बचता है, फैट। तो देखो जो हमारा फैट है उसका जो प्राइमरी स्टार्टिंग की डाइजेशन है वो बाइल सॉल्ट की मदद से होती है। जो हमारा बाइल सॉल्ट है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिवर के अंदर। तो ये जो हमारा लिवर है, लिवर क्या करता है, बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, वहाँ पे इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है जिसमें हमारे बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं। अब होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी विलाई प्रेजेंट होती है जो सरफेस एरिया को बढ़ाती है जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का केस हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पे पेनक्रियाज है, किसकी बात कर रहे हैं, पेनक्रियाज की। तो इसमें से हमारा एंजाइम निकलता है पेनक्रियाटिक, ठीक है, पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है फैट को फैटी एसिड और साथ ही साथ ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये पूरा एक प्रोसेस है या फिर पूरे स्टेप्स हैं कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और हमारी फैट की डाइजेशन हमें ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एरोबिक रेस्पिरेशन डिफर फ्रॉम एनएरोबिक रेस्पिरेशन? किस तरीके से जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से अलग है? तो देखो यहाँ पे हम एक शॉर्ट नोट्स की तरीके से डिफरेंस लिखेंगे। एक हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, कि किस केस में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। बल्कि जो हमारा एनएरोबिक है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन की, कि जो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन है वो किस फॉर्म में होगा, तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, ठीक है। ओवरऑल कितने एटीपी, 30 एटीपी के लगभग, ठीक है। वहीं अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वो कितना है, अराउंड 2 एटीपी मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स। अब जब हमारा रेस्पिरेशन होगा एरोबिक या फिर एनारोबिक, उसमें कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो जो हमारा एरोबिक का केस है उसमें हमें CO2 और वाटर देखने को मिलता है, लेकिन एनारोबिक के कंडीशन में हमारे जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट्स वो क्या होता है, इथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, किसके केस में, ईस्ट के केस में। और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है हमारी मसल सेल्स के अंदर, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर। कौन सी केस में, एनारोबिक के केस में, लैक्टिक एसिड इन ह्यूमन मसल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो देखो जो हमारा ऑक्सीडेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का। बल्कि एनएरोबिक में हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, किसका, ग्लूकोज का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और ये कैसा है हमारा इसमें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट बात की जाए लोकेशन की, कि ये रेस्पिरेशन होते क्या कहाँ पर है, तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम एनारोबिक की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो इसकी वजह से जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से डिफरेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स? तो जो हमारा स्टोमेटा पोर है उसमें जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है वो किस तरीके से रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को? तो देखो वहां पे एक प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर का नाम क्या है, वो है हमारा इसमें टर्गर प्रेशर, जो गार्ड सेल्स लगाते हैं जिसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। तो पहले हम बात करते हैं ओपनिंग की, किस तरीके से हमारा जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग होती है। तो देखो अगर हम स्टोमेटल पोर की बात करें, अगर इस तरीके से स्टोमेटल पोर है तो बीन शेप में वहां पे क्या होते हैं, इस तरीके से, ये क्या है, ये है हमारे गार्ड सेल्स, इसकी वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। अब जब ओपनिंग होगी तो जो हमारे गार्ड सेल्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और वो बहुत टर्जिड यानी बहुत सूजे हुए स्वेलन हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रेशर की वजह से, इस टर्गर प्रेशर की वजह से जो हमारी गार्ड सेल्स है वो कर्व हो जाती हैं बाहर की तरफ, जिससे जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। ये कब होता है, ये हमारा डे के टाइम पे ज़्यादा होता है, फॉर दी सफिशिएंट लाइट फॉर फोटो
फोटोसिंथेसिस, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सके। अगर हम इसको और इजी लैंग्वेज में लिखें तो देखो, जब वाटर गार्ड सेल से स्टोमेटा के अंदर आए, ठीक है, when water flows into the guard cell this swell and become curved, this cause to stomatal pore to open। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको अगर लिखें कि when water flows into the guard cells they swell and become curved and become curved, this causes the stomatal pore to open। ठीक है, ये तो हो गया ओपन का केस। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्लोज, कि किस तरीके से हमारा जो स्टोमेटा है वो क्लोज होता है। तो जब हमारा गार्ड सेल्स अपने अंदर से वाटर को लॉस करेगा, यानी जो पानी है वो गार्ड सेल से बाहर को आएगा, तो उस कंडीशन में जो हमारी गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाएगी और जो हमारा पोर है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन द गार्ड सेल्स लॉस वाटर दे श्रिंक एंड दिस कॉज द पोर टू क्लोज। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोर जो है बंद हो जाएगा। इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है किसकी, स्टोमेटा की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोला गया है नेम दी फॉलोइंग, हमें इन सबके नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विथ केमिकल एनर्जी। हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें हमारी लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी लिंक हो। तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर क्या होगा, हमें पता है कि जो हमारी लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है प्लांट्स के अंदर, किस प्रोसेस के थ्रू, तो उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। बी है हमारे पास ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। सी है हमारे पास द सेल ऑर्गेनेली वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, वो सेल ऑर्गेनेली का हमें नाम बताना है जहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। तो ध्यान रहे इसमें सेल ऑर्गेनेली की बात की गई है, क्लोरोफिल नहीं लिखेंगे, क्लोरोफिल हमारा सेल ऑर्गेनेली नहीं है, वो क्या है, वो एक हमारा पिगमेंट है। तो अगर सेल ऑर्गेनेली की बात की जाएगी तो वहां पे हम लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। डी है सेल्स डेट सराउंड अ स्टोमेटल पोर, अभी हमने स्टोमेटा रिलेटेड क्वेश्चन किया था, उस सेल का नाम बताना है जो स्टोमेटा के पोर के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सी सेल है, वो है हमारी गार्ड सेल्स। ई है हमारे पास ऑर्गेनिज्म डेट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ध्यान से देखो, ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रिपेयर देयर फूड, कैन और कैन नॉट की वजह से जो आंसर्स हैं वो बच्चे उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो ध्यान से इस चीज को एग्जाम में रखना है कि हमें क्या करना है, कैन पूछा गया है, कैन नॉट पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो हमें उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो अपने आप खाना नहीं बना पाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। एफ है हमारे पास एन एंजाइम सिक्रीटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन, हमें उस एंजाइम का नाम बताना है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है और जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो स्टमक से रिलीज होने वाले उस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑटोट्रॉप एंड अ हेटेरोट्रॉप। हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स के बीच में। तो देखो, जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाए। हेटेरोट्रॉप्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। अब अगर हम इसमें डिफरेंस के बेसिस पे देखें, तो देखो ऑटोट्रॉप में आगे हमारे प्लांट्स वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस की मदद से। साथ ही साथ इनके इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वहीं हीटरोट्रॉप्स की बात की जाए तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट पे या फिर किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। इनके न्यूट्रिशन के मोड को ही हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती। साथ ही साथ जो ये खाना बनाते हैं वो कोई और ऑर्गेनिज्म भी यूज करके अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। हेटेरोट्रॉपिक्स को हम कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं जो हमारे ऑटोट्रॉप फूड को बनाते हैं। फूड चेन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, जो हमारे हेटेरोट्रॉप्स हैं वो उससे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं हमारे प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, और हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं हमारे सारे एनिमल्स, फंगी और कुछ बैक्टीरियाज। तो अब हम इनको समराइज करके लिखेंगे यहाँ पे एक एक पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा ऑटोट्रॉप्स में, सम ऑर्गेनिज्म such as plants make their own food from simple substances. They are autotrophs, and the mode of nutrition is known as autotrophic nutrition. ठीक है, वहीं अगर हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करें, ऑर्गेनिज्म that depend on plants or autotrophs for food are called हेटेरोट्रॉप्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड द mode of nutrition is called heterotropic nutrition। सेकेंड डिफरेंस क्या था कि जो हमारे ऑटोट्रॉपिक्स हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स, ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। थर्ड डिफरेंस क्या था कि हमारे फूड चेन के अंदर, इन अ फूड चेन, ऑटोट्रॉप्स मेक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वहीं हमारे हेटेरोट्रॉप्स मेक नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स।
फोर्थ डिफरेंस क्या है कि जो हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑटोट्रॉप में है हमारे प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रॉप्स में है हमारे मोस्ट एनिमल्स, फंगी एंड सम बैक्टीरिया। तो ये हमारे डिफरेंस है किसके बीच में, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन। हमें आर्टरी और वेन के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस। तो देखो जितने भी डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो उन्हें स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और साथ ही साथ जो हमारे अच्छे मार्क्स की टेंडेंसी होती है एग्जाम में वो भी बढ़ जाती है। तो हम आर्टरी और वेन के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लड को हार्ट से हर एक टिश्यू के पास लेके जाती हैं बॉडी की। और जो हमारी वेन्स हैं वो ब्लड को दोबारा हार्ट पर लेकर के आती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टरीज आर दी वंस that aid in taking blood away from the heart and to all tissues of the body। और वहीं अगर वेन्स की बात की जाए तो वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर veins are responsible for carrying the blood back from टू हार्ट। कहाँ पर आएगा, हार्ट पे। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की बात, सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो जो हमारी आर्टरीज हैं उनकी वॉल्स थिक होती हैं, थिक वॉल्स। और जो हमारी वेन्स हैं उनकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है। ये मेजर डिफरेंस है इसमें वेन का और आर्टरी का कि किसकी वॉल थिक होती है, थिन होती है, किसके पर्पस से, एमसीक्यू के पर्पस से। तो डिफरेंस के साथ साथ उसे यहाँ पे भी क्लियर करना। जो आर्टरीज है वो हमें रेड अपीयर होती है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। और जो हमारी वेन्स है वो हमें ब्लू अपीयर होती है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टरीज अपीयर रेड in color as they carry the oxygenated blood। वहीं अगर वेन्स की बात की जाए, वेन्स टेंड टू अपीयर ब्लू इन कलर as they transport deoxygenated blood। क्योंकि वो कौन से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है। अब जो हमारा प्रेशर होता है वो आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। और वहीं अगर बात की जाए वेन्स में तो वेन्स के अंदर जो हमारा प्रेशर होता है वो लो होता है। क्यों, क्योंकि देखो अब होगा क्या कि आर्टरी से जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट पे जाएगा, यानी सभी टिश्यूज पे जाएगा। जब प्रेशर बहुत ही ज्यादा तेज होगा तभी तो हर बॉडी के टिश्यू के एक एक पार्ट तक हमारा ब्लड पहुंचेगा। वहीं अगर हम बात करें वेन्स की तो वेन्स में क्या है, सिंपल पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना है और कहाँ पे आके ड्रॉप करना है, हार्ट के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी इनकी लोकेशन। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो लोकेटेड होती हैं बॉडी के बहुत डीप में, वहीं जो हमारी वेन्स हैं वो स्किन के पास में हमें देखने को मिलेगी। यानी आर्टरीज आर लोकेटेड डीप इन द बॉडी and veins are found
नियर टू दी स्किन। तो ये हो गया हमारा आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या सिग्निफिकेंस है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का। तो सबसे पहले देखो इमल्सिफिकेशन क्या होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जिसमें हम बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को तोड़ते हैं छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स के अंदर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के अंदर, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके बहुत लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिसको जो हमारा लाइपेज एंजाइम है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि उसमें जो हमारा लाइपेज एंजाइम है वो क्या कर सके, वर्क कर सके। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आंसर इज इमल्सिफिकेशन is the process of breaking down large fat globules into smaller droplets. This is significant because fats are complex molecules present in food as large globules, which makes it difficult for fat digesting enzymes like lipase to act on them effectively. तो ये हमारा सिग्निफिकेंस हो गया किसका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बोला गया व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों जो हमारा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादातर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं। तो देखो जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में इस वजह से होता है क्योंकि वो हमारा बना ही इस फॉर्म में है कि उसमें क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। अब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो है विलाई, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिससे क्या होता है एब्जॉर्प्शन ज्यादा अमाउंट में होता है क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्यों जो हमारा एंजाइम डाइजेशन है उसमें जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो पहला रीजन ये है कि डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोवाइडिंग द fully broken down nutrients ready for absorption। ठीक है,
सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स में मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं, जो मेनली सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छी ही क्या होगी उसमें, फूड से डाइजेस्टेड फूड जो होगा उसमें से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द इनर लाइनिंग्स हैज millions of finger-like projections called villi, which significantly increase the surface area for efficient absorption। थर्ड, जो हमारी वॉल्स हैं किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो रिचली सप्लाइड होती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स आते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उस एब्जॉर्ब फूड को एक सेल से लेके दूसरी सेल तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वॉल्स ऑफ richly supplied with blood vessels that transport the absorbed food to all cells of the body। एंड लास्ट रीजन क्या है, जो हमारा उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है लिम्फ कैपिलरीज विलाई के साथ, जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन होता है किसका, फैट्स का। तो फोर्थ लिखेंगे रीजन, द प्रेजेंस ऑफ lymph capillaries within the villi aids in the absorption of fats। तो ये हो गया क्या, चार रीजन किस वजह से जो हमारा एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड का वो मेनली कहाँ देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों जो हमारा ब्रीथिंग का रेट है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो देखो, जो हमारी डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो वाटर में कम होता है एज कंपैरिजन टू एयर। तो जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो जैसे ही वाटर के अंदर जाते हैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ब्रीथ करते हैं, उनकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है ताकि वो अपने ऑक्सीजन की डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म use the oxygen dissolved in water to carry out respiration, since the amount of dissolved oxygen in water is low as compared to the
amount of oxygen in air, the rate of breathing in aquatic animals is much faster than in terrestrial animals. क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? क्यों जो हमारा ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है हम उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं? तो देखो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर से मिलके बना है? 4 चैम्बर से मिलके बना है। अब डबल सर्कुलेशन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारा, अगर हम यहाँ पे रफली डायग्राम बनाएं, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। अब इसमें एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग जाता है। 2 बार ह्यूमन हार्ट के अंदर सर्कुलेशन होता है जिसमें एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इसी वजह से ह्यूमन हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पूरी समरी लिखेंगे इसमें कि द ह्यूमन हार्ट has 4 chambers that ensure, जिसे completely पता चलता है कि complete separation होता है किसका? complete separation of oxygenated blood जो कहाँ से जाता है? lungs से जाता है, from the lungs, and deoxygenated blood जो कहाँ से जाएगा? बॉडी से। और इस सेपरेशन से, दिस सेपरेशन allows for a highly efficient supply of oxygen to the body। अब ये जो हमारा क्या बोला गया है कि जो हमारा डबल सर्कुलेशन में होता है, ये जो सेपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ऑक्सीजन की सप्लाई हाईली एफिशिएंट होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होती है। और साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए, ताकि वो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी को, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और जो हमारा ब्लड पास होता है इस हार्ट के अंदर, 2 बार में कंप्लीट साइकिल हो रही है। एक बार हमारा कैसा ब्लड जा रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बार जा रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कंप्लीट साइकिल हमारी 2 टाइम्स होती है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है? डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। यहाँ लिखेंगे विच इज नेसेसरी फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स that constantly need energy to maintain their body temperature. The blood passes through the blood passes through the heart
twice in one complete cycle, once through the pulmonary circulation। एक कैसा सर्कुलेशन होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जो हमारे लंग्स से जाए, जो लंग्स से सर्कुलेशन होता है। और एक होता है हमारा एंड वंस थ्रू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी से वापस जाएगा। एंड दिस टू पाथवे सिस्टम इज वाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। ये दो पाथवे का सिस्टम है, इस वजह से क्या बोलते हैं कि किस तरीके का सर्कुलेशन है? एक डबल सर्कुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें मेजर इवेंट्स बताने हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं। तो देखो, फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो जो मेजर इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी क्या है? देखो, जो एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का, वो कहाँ होगा? प्लांट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का मेनली काम क्या होता है? ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को जो सन से आ रही होती है। नेक्स्ट है सेकेंड इवेंट। सेकेंड इवेंट क्या होता है? सेकेंड इवेंट में होता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी का भी कन्वर्जन देखने को मिलेगा, यानी जो भी हमारी एब्जॉर्ब्ड लाइट है, वो क्या कर की जाती है? जो हमारी लाइट एनर्जी है, हमने एब्जॉर्ब की, मतलब जो प्लांट्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब की क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर। एक ये इवेंट हुआ। साथ ही साथ जब इसे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो जो हमारा H2O का मॉलिक्यूल है, यानी जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वो स्प्लिट हो जाता है H2 और O2 में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाएगा। थर्ड मेजर इवेंट क्या होता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान? वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, यानी जो हमारी CO2 थी, वो एयर में रिड्यूस होकर के क्या बना देगी? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? वो है हमारा इसमें ग्लूकोज, जो प्लांट को मिलता है। तो यहाँ पे CO2 का क्या हुआ है? वो हुआ है रिडक्शन। तो ये हमारे मेजर इवेंट्स हैं जो किसके अंदर देखने को मिलेंगे? प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरीज? ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि जो हमारी वेन्स होती है उनकी वॉल्स थिन होती है एज कंपेरिजन टू आर्टरीज। तो देखो, जो वेन्स है उनकी वॉल थिन इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उसका प्रेशर आर्टरीज के कंपैरिजन में क्या होता है? कम। अब आर्टरीज के अंदर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो आर्टरीज है वो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से सारे बॉडी प्रेशर तक। मानो ये आर्टरीज है, ये क्या करेगी? पंप करेगी ब्लड को, कहाँ से? हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट तक। अब हार्ट से सारे बॉडी पार्ट तक लेकर के जाना है,
तो वहां पे प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, तभी तो सारे बॉडी पार्ट्स को मिलेगा। अब हाई प्रेशर है, उसके लिए जो वॉल्स है वो थिक होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। अगर वॉल हमारी पतली होगी तो हाई प्रेशर की वजह से वो वॉल्स क्या है, वो टूट जाएंगे, हमारी आर्टरीज खराब हो जाएंगी। इस वजह से आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर देखने को मिलता है। और वेन्स के अंदर क्या होता है, वेन्स जो होती है वो ब्लड को कहाँ ले जाती है, दोबारा लेके जाती है हार्ट पे, बॉडी हार्ट से बॉडी तक आया आर्टरीज के थ्रू। अब क्या होगा, अब इसमें बॉडी से दोबारा हार्ट तक लेके जाने का काम किसका है, वेन्स का। अब वेन्स क्या है, वो ब्लड को लेके तो जा रही है। अब उनके अंदर इतना हाई प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मस्कुलर वॉल्स है उनकी वो बहुत ज्यादा थिन होती है, और क्योंकि उनके अंदर का प्रेशर क्या है, कम। तो बस इतना ध्यान रखना है कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई होता है। इसका रीजन ये है कि वो ब्लड को हार्ट से सारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेन्स हैव थिन वॉल्स अवे फ्रॉम दी थिन वॉल्स बिकॉज द ब्लड flowing through them is under much low pressure देन इन आर्टरीज। ठीक है, तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से जो हमारी वेन्स की वॉल है वो थिन होती है, और आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द करेक्ट सब्सटेंस फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स। हमें इन एंजाइम्स के करेक्ट सब्सटेंस बताने कि कौन सा एंजाइम किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का जो मेन सबस्ट्रेट है वो क्या है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कैसे, देखो, जो ट्रिप्सिन है वो एक प्रोटीएज एंजाइम है। प्रोटीएज का मतलब होता है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर दूंगी कि ट्रिप्सिन हमारा एक कैसा एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम का मतलब होता है ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। अब ये क्या करता है, ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइलेज। अब अमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च का होता है। ठीक है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है, स्टार्च जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, जो बड़े बड़े हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं उनको किसमें कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च को वो कन्वर्ट कर देगा माल्टोस के अंदर। सी है हमारे पास इसमें पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का वर्क क्या होता है, पेप्सिन इज ऑल्सो अ प्रोटीएज एंजाइम। ये भी हमारा एक प्रोटीएज एंजाइम है, यानी किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। लेकिन इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है स्टमक। देखो, दो तरीके के एंजाइम है प्रोटीन के लिए, एक है ट्रिप्सिन, एक है पेप्सिन। पेप्सिन पाया जाएगा पेट के अंदर और ट्रिप्सिन पाया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड लास्ट है हमारे पास इसके अंदर लाइपेज। तो लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज हमारा फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिसको हम लिपिड्स भी बोलते हैं या फिर ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। अब ये जो हमारा लाइपेज एंजाइम है, ये बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, ये फैट को किसमें चेंज कर देता है, फैटी एसिड्स और साथ ही साथ ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, अमाइलेज और लाइपेज, ये कौन कौन से एंजाइम है, किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19,
एक्सप्लेन दी 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पाथवे बताना है कि किस तरीके से हमारा ब्रेकडाउन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लूकोज का। क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो, अब इसमें हमारे पास दो केस आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए देखेंगे, देन हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए देखेंगे। अगर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का केस होता है, यानी हमारा जो ब्रेकडाउन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, O2 की प्रेजेंस में होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा ग्लूकोज है, किसकी बात की जा रही है, ग्लूकोज की, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर, उसका ब्रेकडाउन होगा, वो चेंज हो जाएगा पाइरूवेट के अंदर, फिर वो O2 की प्रेजेंस में, अब कहाँ आ गया वो, माइटोकॉन्ड्रिया में, O2 की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारा ग्लूकोज है वो चेंज हो जाएगा पाइरूवेट से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी के अंदर। तो ये केस हुआ हमारा किसका, एरोबिक का। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनारोबिक। अब ये जो हमारा एनारोबिक है, इसमें हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगी, यानी O2 की क्या हो जाएगी, एब्सेंस, बिल्कुल भी ऑक्सीजन वहां देखने को नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले ये जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी ईस्ट के अंदर। अब ईस्ट के अंदर क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है वो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज है वो अगेन पाइरूवेट में चेंज होगा, पाइरूवेट में चेंज होने के बाद एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, यहाँ पे इस क्रॉस का मतलब है एब्सेंस, पूरा मेंशन कर देते हैं, एब्सेंस ऑफ O2। एब्सेंस ऑफ O2 के कंडीशन में जो हमारा पाइरूवेट है वो चेंज हो जाएगा किसमें, इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ ही साथ एनर्जी के अंदर। अब ये एनारोबिक का फर्स्ट केस, ठीक है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। अब बारी आती है सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या होगा, लैक होगा, यानी कमी होगी। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन कौन सी कंडीशन है, ये है हमारी इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है लेकिन ना ही वो ज्यादा अमाउंट में है ना ही वो खत्म है, वो कैसी है, वो बहुत ही कम अमाउंट में है, जो किसके अंदर देखने को मिलेगी, मसल सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। अब इस दौरान क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा ग्लूकोज है वो किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म में, वो चेंज होगा पाइरूवेट के अंदर। देन लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मसल सेल्स के अंदर है वो पाइरूवेट चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के अंदर। तो ये 3 पाथवेज हैं जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक है हमारे पास इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमें फ्लो ऑफ हार्ट बताना है कि किस तरीके से जो हमारा हार्ट के अंदर ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे। तो देखो, जो हार्ट होता है ह्यूमन का वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। इस 4 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर हमारे पास 2 एट्रियम्स होते हैं, दो एट्रियम होते हैं और दो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है वो किस तरीके की सर्कुलेशन को शो करता है, डबल सर्कुलेशन को।
क्योंकि इसमें 2 बार ब्लड क्या होता है हमारा सर्कुलेट होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्यों होता है? ताकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में ना मिक्स हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी को मिले। अब होगा क्या? ह्यूमन हार्ट्स के अंदर क्या होगा देखो सबसे पहले जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से आएगा और किसके अंदर आ जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर। अब देखो यहाँ पे हम 4 चैम्बर्ड हार्ट बनाते हैं एज अ बॉक्स। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ से? अलग अलग ऑर्गन से, किसके अंदर? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड है ये? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो सबसे पहले जो हमारा ब्लड है वो कहाँ आया? लंग्स पे। कैसे? हमने सांस ली, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर मिक्स हुआ। अब वो जो हमारा ऑक्सीजन है वो लंग्स से वेन्स के थ्रू, किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम पे आएगा। अब अब यहाँ पे जो वेन्स है वो लंग्स से होके आ रही है तो वो कौन सी वेन्स कहलाएगी? हमारी पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स से जब ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम पे आएगा, देन लेफ्ट एट्रियम के बाद वहां पे हमारी एक वॉल्व होती है, वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करते ही जितना भी हमारा ब्लड है लेफ्ट एट्रियम पे वो प्रेशर के थ्रू कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ पे जो ये वॉल्व है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारी जो वॉल्व है उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा? बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाएगा। देन अब बॉडी की जो टिश्यूज हैं, सेल्स है, वो उस ऑक्सीजन को यूज करेंगी। ऑक्सीजन को यूज करने के बाद क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू, वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा? अब राइट वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी, वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर। अब जब वो राइट एट्रियम में पहुंचेगा तो राइट एट्रियम क्या करेगा? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो उसकी वॉल्व है वहां पे कौन सी वॉल्व है? वो है हमारी इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व। वो ट्राइकस्पिड वॉल्व अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर। देन राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू अगेन कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स के अंदर। तो ये हमारा पूरा ब्लड फ्लो है, किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हमारा ब्लड है वो फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो देखो ये तो हो गया हमारा एक फ्लो चार्ट। अगर हम इसको एक डायग्रामेटिकली देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या हो गया? ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। एंड अब देखो लंग्स से ब्लड कहाँ आया?
लेफ्ट एट्रियम पे। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब पल्मोनरी वेन्स से पहला स्टेप ये हुआ, पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम पे। देन यहाँ पे ये कौन सी वॉल्व है? वो है हमारी बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व से सेकेंड हमारा ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से सारी बॉडी की टिश्यूज पे जाएगा, टिश्यूज से होते हुए, देन टिश्यूज से होते हुए जो हमारा ब्लड है, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज तक किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू ब्लड गया। अब टिश्यूज से लेके राइट एट्रियम तक ब्लड को लेके जाने का काम किसका है? वेना कावा का। 3 4th हो गया टिश्यू तक। 5th स्टेप हो गया जिसमें टिश्यू से ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम पे आया। 6th स्टेप में जो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है, उससे 7th स्टेप में ब्लड कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। देन राइट वेंट्रिकल से होते हुए, कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड अगेन आएगा किसके अंदर? लंग्स के अंदर। लेकिन इस कंडीशन में हमारी क्या काम करेगी? वो है पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट का फ्लो चार्ट कि किस तरीके से जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूरिन फॉर्मेशन को देखेंगे, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन जो है वो किडनी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो देखो किडनी हमारी कैसे होती है? एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें किस तरीके से वर्क होता है सबसे पहले वो देखेंगे। यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले ये जो हमारा येलो कलर का है ये, और जो हमारी ये रेड कलर का स्ट्रक्चर है, ये पूरा क्या है? हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जो ये हमारा येलो कलर का स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल। ठीक है। अब ये बोमन्स कैप्सूल के बाद ये जो हमारी इसमें दिस वन स्ट्रेट सी जा रही है, इसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल का मतलब क्या है? क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड और ट्यूब्यूल है तो ये हो गया हमारा रीनल ट्यूब्यूल।
अब देखो मेन क्या क्या प्रोसेस होते हैं किसी भी किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन में। सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फिल्ट्रेशन के बाद होगा हमारा रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, यानी पहले चीजें फिल्टर की जाएगी, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाएगा। देन आता है सिक्रीशन का प्रोसेस, एंड सिक्रीशन के बाद लास्ट होगा हमारा इसमें एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे होगा क्या। देखो जो हमारी ये रेड कलर की वेसल है, ये इस वेसल का क्या नाम है, इसका नाम है हमारा एफिरेंट आर्टरियोल। क्या है, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल से होते हुए हमारा ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करके आएगा इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर जाएगा, जहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उस फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है, वो है हमारा इसमें फिल्ट्रेशन। तो बोमन्स कैप्सूल में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। एफरेंट आर्टरियोल से जो हमारा ब्लड आया वो इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद वो दोबारा ब्लड फ्लो हुआ किसके थ्रू, इसका नाम है हमारा इसमें इफेरेंट आर्टरियोल। अब इफेरेंट आर्टरियोल से होते हुए ब्लड हमारा फ्लो करते हुए कहाँ आएगा, दिस ट्यूब्यूल्स वाले रीजन पे। ट्यूब्यूल्स वाले रीजन पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा हमारा सेकंड फंक्शन। वो सेकंड फंक्शन क्या है, वो है हमारा यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, सेकंड है रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है सिक्रीशन और फोर्थ है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, बोमन्स कैप्सूल के अंदर चीजें क्या होने लगेंगी, रीएब्जॉर्ब होने लगेंगी। अब जब रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ये जो हमारा ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो हमारी चीजें रीएब्जॉर्ब होंगी और जो वेस्ट होगा वो अगेन कहाँ आएगा, रीनल ट्यूब्यूल पे आएगा। थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ, सिक्रीशन, और ये हो गई हमारे इसमें ये रीनल वेन। एंड लास्ट फोर्थ स्टेप में हो जाएगा एक्सक्रीशन। अब देखो ये हुआ क्या है, इस पूरे ब्लड फ्लो सॉरी, इसमें यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखो सबसे पहले ये है हमारा इसमें एफरेंट आर्टरियोल। ये जो एफरेंट आर्टरियोल है इसके थ्रू ब्लड हमारा बोमन्स कैप्सूल में आया। बोमन्स कैप्सूल में उसका फिल्ट्रेशन हुआ, यानी चीजें फिल्टर हुई। फिल्टर होने के बाद जो हमारा ब्लड है वो दोबारा कहाँ गया, इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आया ट्यूब्यूल वाले रीजन पे। अब इस ट्यूब्यूल वाले रीजन पे क्या होगा, चीजों को दोबारा से रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। जो हमने छान करके रीनल ट्यूब्यूल में चीजें निकाली थी उसमें से हम दोबारा अपने इंपॉर्टेंट जैसे ग्लूकोज हो गया, पोटेशियम हो गया, सॉल्ट्स हो गए, इन सबको रीएब्सॉर्ब करेंगे। और जो हमारा यूरिक एसिड होगा या फिर यूरिया होगा उसको हम सिक्रेट कर देंगे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। तो जो हमारा अच्छा वाला ब्लड है वो रीनल वेन से दोबारा बॉडी के अंदर चला जाएगा, और जो हमारा वेस्ट है वो एक्सक्रीशन के थ्रू, नाइट्रोजनस वेस्ट हो, नाइट्रिक एसिड हो, यूरिक एसिड हो, या कोई भी हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिन की फॉर्मेशन में रीनल ट्यूब्यूल से बाहर को चला जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है किस तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन किडनी के अंदर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। कैसे जो हमारा प्लांट्स की लीफ है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो देखो जो प्लांट्स की लीफ है वो हमारे किस तरीके से एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो हम उसे समझेंगे। सबसे पहला जो लीव्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं CO2 के लिए, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर रिमूव करते हैं बॉडी से, मतलब प्लांट की बॉडी से, और वो क्या करती हैं, CO2 को इनहेल करती है। अब प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये प्रोसेस होता है। तो जो स्टोमेटा है और ये जो हमारा लीव्स का झड़ना है यानी शेड्स ऑफ लीव्स हो गया, ये सारी क्या है, ये वो है। और साथ ही साथ गम्स का निकलना, गम्स यानी
जो गोंद निकलती है पेड़ से, ये सारी क्या है एक्सक्रीशन है कि इस तरीके से हमारा जो क्या है लीव्स के थ्रू एक्सक्रीशन या फिर प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमसे एक्सक्रीशन तो पूछा गया है प्लांट्स में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लीव्स के केस में। तो लीव्स के केस में हमारे पास दो आएगा, एक आएगा स्टोमेटा के थ्रू जो वो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, और एक होता है शेड्स ऑफ लीव यानी लीव का मुरझा जा करके नीचे को गिर जाना। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमें अमीबा के अंदर क्या बताना है, न्यूट्रिशन के प्रोसेस को बताना है। तो देखो जो हमारा अमीबा है वो क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है वो, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम एक अमीबा को फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो देखो अमीबा की कोई शेप नहीं होती, सबसे पहले दिस वन, तो देखो ये कलरफुल से क्या है, ब्लू ब्लू, ये है हमारा फूड पार्टिकल। अब होगा क्या, ये हुआ हमारा अमीबा। अमीबा में ये ब्लैक कलर से क्या रिप्रेजेंट है, ये अमीबा का न्यूक्लियस, और ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट है फूड पार्टिकल। तो अमीबा के पास क्या होता है, हमारा सूडोपोडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं फॉल्स फीड बोलते हैं। ये अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल के चारों ओर अपने जो फॉल्स फीट है उससे उस फूड पार्टिकल को घेर लेता है, देन उसको इनगल्फ करता है यानी बॉडी के अंदर लेता है, और उसको डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर देता है। सिंपल सा ये प्रोसेस होगा। तो वही हुआ है अमीबा, अमीबा के पास में फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो सूडोपोडिया है वो उस पूरे फूड पार्टिकल को घेर लेगा, किससे, अपने फॉल्स फीड से। देन वो एक यहाँ पे वैक्यूल खाली जगह बनाता है, किसके लिए, फूड के लिए। एक फूड वैक्यूल के थ्रू वो फूड को इनगल्फ करेगा, देन हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको उसी फूड वैक्यूल से बाहर की तरफ रिमूव आउट कर देगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू अमीबा अपने खाने को लेता है, अपने खाने को खाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। हमें यहाँ पे किस तरीके से मैन ब्रीथ करते हैं उस पूरे प्रोसेस को समझाना है। तो देखो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ब्रीथिंग होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होती है,
और जो हमारे स्नेक हो गए वो हमारी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। तो वैसे ही मेंस के अंदर क्या देखने को मिलता है, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब किस तरीके से वो ब्रीथिंग करते हैं, तो सबसे पहले वो देखो। ये क्या है, ये नोज वाला रीजन है, यानी नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स से होते हुए क्या आएगी हमारी फेरिंग्स और लेरिंग्स। फेरिंग्स और लेरिंग्स आगे चल के किस में डिवाइड हो जाएंगे, दो लंग्स वाले रीजन में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जो हमने ऑक्सीजन इनहेल करी या फिर जो हमने एयर इनहेल करी वो कहाँ पर आई, नॉस्ट्रिल्स पे, यानी जो नाक के छेद जिन्हें बोला जाता है। तो ये नॉस्ट्रिल्स से जो हमारी एयर है वो पास होगी नेसल कैविटी पे। नेसल कैविटी मतलब वो कैविटी, वो खाली जगह जहाँ पे हमारी नोज प्रेजेंट होती है। नेसल कैविटी से नेसल पैसेज के होते हुए, नेसल पैसेज यानी जो हमारा पैसेज होता है नेसल कैविटी पे, उसके थ्रू हमारी जो एयर है वो कहाँ आएगी, फेरिंग्स पे आएगी। फेरिंग्स के बाद वो एयर हमारी किस में आएगी, लेरिंग्स में। देन लेरिंग्स से होते हुए कहाँ आ जाएगी, ट्रैकिया पे। अब देखो, पहले यहाँ तक बात करेंगे। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स हमारा कॉमन पाइप है फूड और एयर के लिए। लेरिंग्स हो गया हमारा क्या, वॉइस बॉक्स। और ट्रैकिया क्या हो गया हमारा, एक विंड पाइप जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है। और फूड पाइप क्या है, वो है ईसोफेगस। देन ट्रैकिया से जो हमारी एयर है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी ब्रोंकाई वाले रीजन पे। देन ब्रोंकाई से कहाँ जाना है, ब्रोंकियोल्स पे। ब्रोंकियोल्स से जो हमारी एयर है वो कहाँ जाएगी, एल्वोलाई पे। और एल्वोलाई से कहाँ जाएगी, जो हमारा एयर है वो है ब्लड पे। तो ये जो हमारा इसमें ब्लू कलर के एरो से शो हो रहा है वो क्या है, वो है हमारा इसमें इनहेलेशन का प्रोसेस। इनहेलेशन मतलब जो हमारा एयर है उसमें क्या प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैं रेड कलर से भी शो करूंगी। तो रेड कलर से ये दिखाया गया है एक्सहेलेशन का, यानी वो एयर जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड से दोबारा से CO2 रिच, यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो ब्लड एल्वलाई पे आएगा। एल्वलाई से ब्रोंक्यूल्स पे जाएगा, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई पे, ब्रोंकाई से ट्रैकिया पे, देन ट्रैकिया से लेरिंग्स पे, लेरिंग्स से फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी से नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई इज ट्रांसपिरेशन इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, जिसमें बोला गया है कि क्यों जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए। तो देखो, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हमारे प्लांट्स के लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो प्लांट के अंदर ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है उसको इवेपोरेट कर देता है, जिससे प्लांट्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट शो होता है, क्योंकि हमें पता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट्स। अब ये प्रोसेस क्या करता है, इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की मदद से जो प्लांट्स हैं उनको एसेंट ऑफ सैप और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, मिनरल्स का, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर प्लांट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे कि ट्रांसपिरेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर plants because it evaporates excess water
which produces a cooling effect to plants. This process also helps in ascent of sap and transportation of water and minerals to the various parts of the plants. तो यहाँ से होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आइडिया लग चुका होगा कि कौन कौन से जो हमारे क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। इस चैप्टर के लगातार जितने भी हमारे क्वेश्चंस है उससे हमने अपने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। ये जो 25 क्वेश्चंस है ये मानो कि हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर की समरी है, जिसमें हमने रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन सारे प्रोसेस को फिनिश किया है। तो मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, जिसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के भी ऐसे ही 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन्हीं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी हम उस पूरे चैप्टर पे कमांड को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।